ये कहानी भागलपुर गांव की है। भागलपुर गांव में विनोद नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह स्वभाव से बिल्कुल सीधा और सबकी मदद करने वाला इंसान था। विनोद अपनी गर्भवती पत्नी चांदनी के साथ रहता था। विनोद घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता था, परंतु इतनी मेहनत करने पर भी उसके घर का गुजर बसर भी बहुत मुश्किल से चल पाता था। तभी एक दिन विनोद चांदनी से कहता है, चांदनी, मैं दिन रात कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी हम लोग रूखा सूखा ही खा पाते हैं। तुम्हारी इस हालत में तो तुम्हारे लिए अच्छा खाने का होना चाहिए, लेकिन तुम भी वही रूखा सूखा खाती हो। हम कब तक ऐसे रहेंगे? तुम ही बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास कभी इतने पैसे होंगे कि हम लोग अच्छा खाना पीना खा सकेंगे और आराम की ज़िंदगी जी सकेंगे? ऐसे खेती बाड़ी करके हम लोग कब तक अपना जीवन यापन करेंगे? आप इतना निराश क्यों हो रहे हो? आप अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करते रहिए। भगवान हमें इसका फल ज़रूर देंगे और हर चीज़ सही समय पर ही मिलती है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, बल्कि जो भी आपसे मदद मांगता है आप तुरंत उसकी मदद करते हो। भगवान आपको इसके बदले में अच्छा फल ज़रूर देंगे। चांदनी इसी तरह की बातें करके विनोद को दिलासा दिया करती थी। विनोद का बड़ा भाई घनश्याम भी इसी गांव में रहता था। दोनों भाइयों ने पिता की मृत्यु के बाद आधी आधी जमीन ले ली थी। घनश्याम एक चालाक व्यक्ति था। उसने चालाकी से अच्छी और उपजाऊ जमीन ले ली थी। चांदनी, मैं खेतों में ज़मीन जोतने जा रहा हूँ। आज दिन भर वहीं रहूँगा, शाम तक ही काम पूरा हो पाएगा। तुम अपना ध्यान रखना और समय पर खाना खा लेना, ठीक है? परंतु क्या आप खाना खाने के लिए भी घर नहीं आएंगे? हाँ चांदनी, आज खेत पे बहुत काम है। मैं शायद दिन में भी खाना खाने नहीं आ पाऊँगा। विनोद जानता था कि घर में केवल थोड़ा सा ही राशन बचा है, इसलिए वह जानबूझकर चांदनी से कहता है, देखो, मैं वहीं कुछ खा लूँगा, लेकिन तुम समय पर खाना ज़रूर खा लेना। ऐसी हालत में तुम्हारा भूखा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विनोद खेतों की तरफ जा रहा था। तभी घनश्याम ने पीछे से उसे आवाज लगाई, विनोद, अरे विनोद, सुनो ज़रा। अरे घनश्याम भैया, आप देखो, मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर के डॉक्टर को दिखाने जाना है। आज तुम मेरी ज़मीन की जुताई कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। यह सुन विनोद सोच में पड़ जाता है। अरे भैया, आज तो मुझे अपने खेत की भी जुताई करनी थी। आज तो मुझे अपने खेत में भी बहुत काम था। अरे भैया, आज मेरे खेत में जुताई होना बहुत ज़रूरी है और तुम्हारी भाभी को शहर के डॉक्टर के पास ले जाना भी बहुत ज़रूरी है। यह काम इतना ज़रूरी नहीं होता तो फिर मैं तुमसे नहीं कहता, लेकिन तुम्हारे सिवाय मेरा है ही कौन जिससे मैं कहूँ। विनोद अपने भाई की भावुक बातों में आ जाता है और कहता है, यह तो बिल्कुल ठीक बात है भैया। जब एक भाई ही दूसरे भाई के काम नहीं आएगा तो भला कौन आएगा। आप चिंता ना करो, मैं आज पहले आपकी ही ज़मीन की खुदाई करूँगा, उसके बाद मैं अपने खेत की जुताई कर लूँगा। आप भाभी को लेकर डॉक्टर के पास चले जाइए। तुमने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी।
तुम शाम तक मेरे खेत की जुताई ज़रूर कर देना, ठीक है ना? मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा, फिर तुमसे आकर मिलूँगा। इस तरह से अपनी बातों में फंसाकर घनश्याम विनोद को अपने खेतों की जुताई में लगा देता है, फिर अपने काम से निकल जाता है। शाम को घनश्याम जब खेत देखने आता है तो सारे खेत की जुताई हुआ देख मन ही मन खुश होता है। वह सोचता है, कितना बेवकूफ़ है मेरा छोटा भाई। मैंने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और उस बेवकूफ़ ने अपना सारा काम छोड़कर पूरे दिन मेरी ज़मीन को जोत दिया। चलो मुझे क्या, मेरा तो काम हो गया। घनश्याम विनोद से कहता है, अरे विनोद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने तो पूरी ज़मीन जोत दी। अरे वाह वाह, मैं कल आराम से इसमें बीज बो सकूँगा। इसमें धन्यवाद कैसा भैया, अपने बड़े भाई की मदद करना तो मेरा फ़र्ज है। इस तरह थका हारा विनोद अपने घर लौट जाता है। अजी आप आ गए, आप हाथ मुंह धो लीजिए और पहले खाना खा लीजिए, बहुत थके हुए लग रहे हो। विनोद मन ही मन सोचता है, मेरे लिए खाना बचा ही नहीं होगा, और अगर बचा होगा तो शायद चांदनी ने कुछ नहीं खाया। यह खाना तुम खा लो, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। क्या हुआ जी, आपको भूख क्यों नहीं है? अरे आज घनश्याम भैया के खेतों पर काम चल रहा था ना, तो उन्होंने मुझे वहीं बुला लिया और खाना भी खिला दिया। घर की स्थिति देखकर विनोद मन ही मन बहुत दुखी होता है और सोचता है, हे भगवान, कितना बेबस हूँ कि अपनी पत्नी का भी पेट नहीं भर सकता। बेचारी इस हालत में भी घर पर सारा काम करती है, लेकिन फिर भी उसे खाना नहीं मिलता। ये सोचते सोचते विनोद सो जाता है तो वह अपने सपने में देखता है कि लक्ष्मी माँ उसके ऊपर सोने के सिक्कों की वर्षा कर रही हैं। रात को मैंने एक सपना देखा, महालक्ष्मी मेरे ऊपर सोने के सिक्कों की वर्षा कर रही हैं और हमारी गरीबी दूर हो गई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा सपना है। सुबह का सपना तो सच होता है। देखो, भगवान आपकी मदद ज़रूर करेंगे। चलो मैं जाता हूँ खेतों की जुताई करने, वहीं से आते आते कुछ खाने का सामान भी लेता आऊँगा। ये कहते हुए विनोद खेतों पर चला जाता है और वहाँ जाकर जुताई का काम शुरू करता है। जुताई करते करते जमीन से एक मटका निकलता है। अरे ये क्या है? लग रहा है कोई बड़ा सा बर्तन है। खोद कर देखता हूँ, आखिर ये है क्या? विनोद जैसे ही थोड़ी और खुदाई करता है, उसे एक बड़ा सा सोने का मटका दिखाई देता है। उसमें सोने की 2 मोहरें पड़ी थीं। अरे ये क्या? मटके में तो सोने की 2 मोहर पड़ी हुई हैं। भगवान ने मेरी सुन ली और मेरा सपना सच हो गया, इसीलिए मुझे सोने की मोहरें मिली हैं। विनोद सोने के मटके को उठाकर घर ले जाने लगता है। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है और कहती है, बेटा, मैं एक लाचार बुढ़िया हूँ। अपनी एक गाय का दूध बेचकर अपना पेट भरती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वह मेरी गाय बहुत बीमार हो गई है और उसके इलाज में
बहुत खर्चा हो गया। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? भगवान तुम्हारी सब परेशानियां दूर कर दे। बूढ़ी अम्मा को देखकर थोड़े समय के लिए सोचने लगा। जिस तरह मैं गरीब और लाचार हूँ, भगवान ने मेरी मदद की और मुझे 2 सोने की मोहर दी हैं। क्यों ना मैं इनमें से एक मोहर इस अम्मा को दे दूँ। अम्मा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन यह एक सोने की मोहर है। इसे बाज़ार में बेचकर पैसे मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी गाय का इलाज करा सकोगी। अरे बेटा, तुम खुद तो मुसीबत में हो, लेकिन फिर भी दूसरों के बारे में सोच रहे हो। मेरा आशीर्वाद है कि कभी भी तुम्हें गरीबी का सामना नहीं करना पड़े। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। विनोद सोने की एक मोहर को निकालकर बाजार में जाकर बेचता है और अपने घर के लिए खाने पीने का सामान लेकर घर वापस आता है। अरे, आप तो बहुत सारा सामान लेकर आ गए, और ये मटका कैसा है? चांदनी, आज मुझे खेत की जुताई करते समय यह सोने का मटका मिला है। इसमें मिली सोने की एक मोहर मैंने बेच दी। उसी से बहुत सारे पैसे मिले हैं, जिससे मैं खाने पीने का ये सारा सामान लेकर आया हूँ। विनोद और चांदनी उस रात पेट भर के खाना खाकर आराम से सो गए। तभी विनोद को एक फिर से सपना दिखा, जिसमें महालक्ष्मी विनोद से कहती हैं, विनोद, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुसीबत में होते हुए भी एक लाचार बुढ़िया की मदद की है। तुम्हारे पास केवल 2 ही मोहरें थीं, जिसमें से तुमने एक उसे दे दी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जो घड़ा तुम अपने खेत से लाए हो, वह एक जादुई सोने का घड़ा है, जिसमें रोजाना सुबह एक सोने की मोहर आएगी, जिसे बेचकर तुम अपना घर चला सकोगे। और उस जादुई घड़े में केवल एक ही मोहर आएगी। तुम्हें जीवन भर गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और अब से तुम्हारा जीवन सुखमय और खुशहाल हो जाएगा। अगले दिन जैसे ही विनोद घड़े को देखता है, तो उसमें एक सोने की मोहर आ गई थी। ये देख विनोद खुश हो जाता है और अपनी बीवी चांदनी को सारी बात बताता है। अरे वाह, देखा, मैं न कहती थी समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने हमेशा लोगों की मदद की है, इसी का फल भगवान ने आपको दिया है। अब हमारी सारी परेशानी और गरीबी के दिन दूर हो गए। यदि हर रोज़ हमें एक सोने की नई मोहर मिलेगी, तो हमारा घर खर्च भी अच्छा चलेगा और खेती के लिए भी बाजार से सामान आ जाया करेगा। इस तरह विनोद बहुत पैसे वाला बन गया। वह हर एक ज़रूरतमंद इंसान की मदद कर देता था। विनोद के घर इस तरह पैसे आते देख घनश्याम सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। यह जानने के लिए घनश्याम किशन से कहता है, अरे भाई, कैसी चल रही है ज़िंदगी?
मैंने सुना है तुमने अपने मकान की बहुत अच्छी मरम्मत करवाई है और घर में खूब सामान भी ले लिया। कहाँ से लॉटरी लग गई? भैया, मैं आपसे कहता था ना कि मेरी बीवी मुझसे कहती है कि भगवान हमारी ईमानदारी का फल हमें ज़रूर देगा। बस कुछ यही समझ लीजिए कि भगवान ने ही हमारी मदद की है और मुझे एक जादुई घड़ा दे दिया है, जिससे मुझे रोज़ाना एक सोने की मोहर मिलती है। बस उसी से हमारी ज़िंदगी आराम से कट रही है भैया। विनोद की ये बात सुनकर घनश्याम के मन में लालच आ जाता है और मौका देखकर विनोद के घर में घुस जाता है और उसे सामने वह जादुई घड़ा दिखाई देता है। अरे, तो यही है वह जादुई घड़ा। मुझे तो इसे पाने में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। चलो, मेरा काम हो गया। इसे अपने घर ले जाऊंगा और रोज़ इससे एक सोने की मोहर उठाऊंगा। अरे, ये क्या हुआ? विनोद ने तो कहा था कि यह एक जादुई घड़ा है, परंतु मेरे छूते ही यह मिट्टी का कैसे बन गया? अब मुझे यहाँ से जाना होगा। किसी और दिन मौका देखकर इसे चुरा ले जाऊंगा। कुछ दिनों बाद घनश्याम घड़े की चोरी करने के इरादे से दूसरी बार किशन के घर में आता है, लेकिन जैसे ही वह फिर से उस घड़े को छूता है, वह मिट्टी का बन जाता है। तभी अचानक विनोद आ जाता है। अरे भैया, आप यहाँ आना कैसे हुआ? मेरी मुर्गी पता नहीं कहाँ चली गई। बस उसे ही ढूंढते हुए यहाँ आया था। मैंने सोचा शायद पीछे के दरवाजे से तुम्हारे घर में घुस गई होगी, लेकिन यहाँ तो नहीं मिली। अच्छा, मैं चलता हूँ। विनोद अपने भाई की भावना को समझ जाता है और विनोद तब भी अपने भाई को कुछ नहीं कहता है।